हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। जब हमारी कंट्री में पॉलिसीज़ बन रही थी, 5 ईयर प्लान बन रहे थे, उस टाइम पॉलिसी मेकर ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एक मेजर पॉइंट के रूप में देखा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरीके से हेल्प की, उसके क्या रोल थे, आज हम इस टॉपिक में इसी बात को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। A small scale industry is presently defined as the one whose investment does not exceed ₹5 करोड़। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहाँ पर 5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी, या अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आप 5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आएगी। एक एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये 5 करोड़ का जो क्राइटेरिया है ये आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज की सिचुएशन की है। यानी कि अगर आज आप 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की एक कैटेगरी है। लेकिन पहले अगर हम 1951 की बात करें, तब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में 5 लाख रुपीज़ तक का जो इन्वेस्टमेंट कर सकता था, या जिस इंडस्ट्रीज़ में 5 लाख रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एक कैटेगरी थी। तो चलिए अब देखते हैं हम रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या रोल होते हैं। लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग खुद से काम करते हैं, लेबर वर्क ज़्यादा होता है, मैन वर्क ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को माना जाता है। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, चाहे वो किसी भी एज अ मजदूरी वर्क हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट वर्क हो। खुद से काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, मशीन का यूज़ कम होता है, नहीं होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खुद का बिजनेस करने के लिए, खुद का रोज़गार स्टार्ट करने के लिए भी एक रोल प्ले करती है, क्योंकि कम पैसों में आप इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश कर सकते थे। तो छोटे मोटे जो इंडस्ट्रिस्ट जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, कम पैसा है, वो भी अपना कारोबार, अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते थे, जिससे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता था। थर्ड है लेस कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पर मशीन्स वगैरह का यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, लेस कैपिटल की ज़रूरत होती है, कम पैसे में ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। तो ये भी इसका एक रोल है, ख़ासियत है कि इस बिज़नेस में लेस कैपिटल इंटेंसिव की ज़रूरत होती है, कम से कम मशीनों की ज़रूरत होती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया गया, जिससे हमारी कंट्री को एक अच्छी खासी अमाउंट
इनकम जनरेट होती थी। फिफ्थ है हमारा सीड्स बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम करती थी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने में हेल्प करती थी, जिससे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को सूटेबल और इजी वे में रॉ मटेरियल मिल जाता था और उससे उनका प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ जाता था। और इधर दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी इनकम जनरेट होती थी, जिसकी वजह से दोनों ही इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए लोग बेहतर इनकम पा सकते थे। शोज़ लोकल फ्लेक्सिबिलिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कम पैसों में स्टार्ट हो सकती थी, जिसकी वजह से ये रीजन टू रीजन, विलेज टू विलेज एक्सपेंड होती चली गई। यानी कि इसमें लोकली फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। फॉर एग्जांपल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी और ज़्यादा पैसा कुछ ही लोगों के पास था, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं थे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल 10 लोग ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ लगा सकते थे। 10 लोगों के पास ही इतना पैसा था कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगा सकते थे। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ 100 लोग लगा सकते थे और 100 एरियाज़ में लगा सकते थे। वहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ 10 लोग सिर्फ 10 एरियाज़ में लगा सकते थे। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ 10 लोग 10 एरिया में लगा रहे हैं, तो 10 लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है और 10 एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ 100 लोग लगा सकते थे, तो 100 लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, और 100 एरियाज़ में लगा सकते थे, तो 100 एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा शोज़ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, हालांकि ये इतनी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको एक एक वर्ड में देख लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डिफिकल्टी ऑफ फाइनेंस की डिफिकल्टी होती थी, पैसे का प्रोविज़न की डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि हम उस समय हमारे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं थे जो पैसा प्रोवाइड करा सकते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, छोटे मोटे कारोबार के लिए। शॉर्टेज और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी। डिफ़िकल्टी ऑफ मार्केटिंग की डिफ़िकल्टी थी। गाँव में होती थी, गाँव में ट्रांसपोर्टेशन की, रोड की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी कि अपने गुड्स को मार्केट में करा जाता था। आउटडेटेड मशीन एंड इक्विपमेंट का यूज़ होता था। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन करना मुश्किल था। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, ये हमारी बुक्स में इतनी नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फॉरेन ट्रेड क्या था। अब देखिए, हम ये जानते हैं 1947 से पहले जो अंग्रेज़ों ने हमारी कंट्री में जो पॉलिसी अपनाई थी वो क्या थी। हमारी कंट्री एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल थी और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स थी। यानी कि हमारे देश से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था और वो एक्सपोर्ट होकर के बाहर कंट्री में जाता था, और फिर वो बाहर कंट्रीज़ में तैयार माल होकर के, फिनिश गुड्स बन करके हमारे देश में आकर के बेचा जाता था। इससे हमारी जो इकोनॉमिक थी वो ख़राब होती चली जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश में एक ये पेन था, इस पेन को बनने में जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए थे वो 10 रुपये में यहाँ से बाहर गए, विदेश में गए, और विदेश में जाने के बाद इसको फाइनल गुड्स में बना करके हमारे देश में 100 रुपये का बेचा गया। तो 10 रुपये में हमारे देश से ये रॉ मटेरियल गया और 100 रुपये में ये हमारे देश में आकर के इम्पोर्ट हुआ, और उसको हमने ख़रीदा, बेचा, उन लोगों ने इम्पोर्ट किया। तो उससे क्या हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ख़राब होती चली गई, है ना। तो अब ये ट्रेड जो फॉरेन ट्रेड जो था, इसकी वजह से क्या हुआ, हम यहाँ देखते हैं कुछ पॉइंट। नोटेबल चेंज, डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, है ना। हमारा जो एग्रीकल्चर शेयर था वो डिक्लाइन होने लगा एग्रीकल्चर, क्योंकि रॉ मटेरियल को ब्रिटिशर्स ले जाते थे। इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड, डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन एज मेन ट्रेडिंग पार्टनर। ओके, तो ये कुछ तो नोटेबल चेंज देखने को मिला कि
डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के शेयर में कमी देखने को मिली। इंक्रीज परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर गुड्स के जो इंक्रीज हुआ हमें टोटल एक्सपोर्ट जो अभी तक एग्रीकल्चर का हो रहा था वो हमारा मैन्युफैक्चर गुड्स जो थे उसका हमें एक्सपोर्ट को देखने को मिला। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड, जो चेंज देखने को मिला किसमें, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डायरेक्शन था उसमें हमें कुछ पॉलिसीज़ में चेंज देखने को मिला। डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन एज मेन ट्रेडिंग पार्टनर, जो ब्रिटेन जो एक जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर था उसमें कुछ हमें कमी देखने को मिली। तो एक गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारे जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर के आई। उसी को हम यहाँ पढ़ेंगे अब, ट्रेड पॉलिसी की। ट्रेड पॉलिसी क्या थी, ये ट्रेड पॉलिसी बेसिकली देखिए क्या थी, इसको हम कह सकते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है हमारा इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। अभी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी क्या है, इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो पहले 5 साल के लिए जो प्लान बनाए गए, 5 ईयर प्लान, जो पहला 5 ईयर प्लान बनाया, द ट्रेड वॉज कॉमनली कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। उसमें किस तरीके के स्ट्रेटजी को अपनाया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसको हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। द स्ट्रेटजी इज टेक्निकली नोन एज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और ये इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी क्या थी, वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर दो बेसिकली जो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी जो अपनाई गई उसका मीन क्या था, वो 2 बेसिस पे उसको क्या किया गया, फोर्स लागू किया गया। पहला था कि टैरिफ और दूसरा था कोटा, यानी कि टैरिफ और कोटा, ये 2 पॉलिसी के 2 पॉइंट थे जिनके बेस पर इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाया गया। टैरिफ क्या था, टैरिफ एक तरीके का टैक्स था, है ना, कि हमारे देश में जो भी चीज़ें अभी तक इम्पोर्ट हो रही थी, ये जो भी चीज़ें हमारे देश में इंपोर्ट होंगी, बाहर से आने वाला जितना भी गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर क्या किया, टैक्स लगा दिया गया। जब टैक्स लगा दिया गया तो बाहर से वो आने वाली चीज़ें महंगी हो गई। ओके, जिसकी वजह से अभी तक, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको भी हम पेन से समझते हैं। जैसे ये पेन है हमारा, ये पेन अभी तक बाहर से आ रहा था 10 रुपये का, इंपोर्ट हो रहा था 10 रुपये का, और हमारे कंट्री में ये 15 का बिक रहा था। तो हमारी कंट्री ने सोचा कि भाई 5 रुपये का फ़ायदा आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब टैरिफ लगा दिया गया, उससे क्या हुआ, ये पेन आया 10 रुपये का बाहर से, और हमारी कंट्री में आने के बाद इसके ऊपर 10 रुपये का टैक्स और लगा दिया गया। तो ये हो गया पेन 20 रुपये का। तो जो पेन हमें अभी 15 का मिल रहा था, अब वो हमें लगभग 25 रुपये का मिलेगा। तो हमारे यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे या लोकल लोग, तो उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ क्यों खरीदें, 25 रुपये का पेन क्यों खरीदेंगे जो अभी हम 15 खरीद रहे थे। तो इस पेन को हम खुद बनाएं ताकि हमारा जो मनी है वो भी सेफ हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा टैरिफ बैरियर से इस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया। और सेकंड है हमारा कोटा। तो यहाँ कोटे का मतलब क्या है कि एक वैल्यू को फिक्स कर दिया गया, चाहे वो क्वांटिटी बेस पे हो चाहे वो क्वालिटी बेस पे हो, यानी कि बाहर से आने वाला जो इंपोर्ट है वो कितना हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर से आने वाला जो इंपोर्ट है वो सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही इंपोर्ट हमारे देश में हो सकता है, या फिर अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 1 लाख गुड्स ही हमारे देश में आ सकते हैं। समझ रहे हैं आप कि कोटे का मतलब कि कोई भी लिमिट तय कर देना, फिक्स कर देना, चाहे वो क्वालिटी के बेस पे करी जाए चाहे वो क्वांटिटी के बेस पे करी जाए। फॉर एग्जांपल कि 1 लाख पेन ही हमारे देश में इंपोर्ट हो सकते हैं, या फिर 1 लाख रुपए तक की कीमत के, यानी कि हम 1 लाख तक का ही पेन इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करी गई, यहाँ पर लिमिट तय कर दी गई कोटा में कि कितनी चीज़ हमारे देश में आ सकती है, कितने अमाउंट में या कितने प्राइस की हमारे देश में चीज़ इंपोर्ट हो सकती है। ये हमारा कहलाता है कोटा। इसको हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ की को रिजर्व कर देना, किसी भी चीज़ की लिमिट को तय कर देना, किसी भी अमाउंट को फिक्स कर देना। तो ये था हमारा कोटा। तो ये हमने जो दोनों बेसिक पढ़े, टैरिफ एंड कोटा, ये क्या था, ये हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, या हम इसको इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी थी। और ये क्यों करी गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लोकल
बिजनेसमैन थे, हमारा जो लोकल जो मार्केट था, जो हमारे यहाँ के लोग जो प्रोड्यूसर्स थे, उनको मजबूत करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, ताकि हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।